जब 25 जून को फ्रांस का जब सरेंडर कंप्लीट हो गया जर्मनी के सामने, तो उसके बाद अब पूरे यूरोप में, एलाइड नेशंस में सिर्फ ब्रिटेन बचा जर्मनी के सामने। और उन्होंने, विंस्टन चर्चिल उस समय लीडर थे, उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि हम सरेंडर तो नहीं करेंगे। अब देखिए, देश बहुत बड़ा होता है, उसमें सिर्फ हम बात करते हैं सिर्फ लीडर्स की, मिलिट्री लीडर्स की, गवर्नमेंट में लीडर्स की, बट देखिए देश में बहुत सारे लोग होते हैं, सिर्फ लीडर्स ही नहीं होते। बट अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री सिर्फ लीडर्स को देखती है। तो अभी हुआ यह था कि ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो ये बात चाहते थे कि इंग्लैंड सरेंडर नहीं करेगा तो नहीं करेगा। वो एकदम हट माना हुआ था उस बंदे ने कि मैं हिटलर के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। जबकि जो उसके पहले था प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन और उनके साथी हैलिफैक्स, वो कह रहे थे कि ठीक है यार, कंसीडर करते हैं, पीस कर लेते हैं हम लोग, हमको लड़ाई ना करनी पड़े, हमारा अंपायर जो है ब्रिटिश अंपायर वो सुरक्षित रहे अगर हिटलर से, तो हम पीस लेने के लिए, हम हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। बट चर्चिल बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो जब चर्चिल लीडरशिप में आ गया तो उसने कहा था भाई मैं तो कोई भी पीस टर्म्स पे साइन नहीं करूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं। तो इस वजह से हो क्या रहा था कि ये चीज जर्मनी के लिए थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटेन लोग पीस के लिए मान लें, बट चर्चिल ने माना हुआ था कि वो तो आगे नहीं बढ़ेगा, वो किसी भी तरह से पीस को नहीं मानेगा। बट जब फ्रांस ने सरेंडर कर दिया तो अब प्रॉब्लम क्या हुई कि यूरोप में, भाई यूरोप में क्या पूरी दुनिया में उस जमाने में ब्रिटेन की नेवी की लोग दाद देते थे कि इतनी बड़ी नेवी, इतनी ताकतवर नेवी है, इतने सारे इनके पास बैटल क्रूजर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर थे उस जमाने में इतने सारे। तो उनका एक दबदबा था नौसेना के मामले में। और जर्मन नेवी उतनी स्ट्रांग नहीं थी डिस्ट्रॉयर्स के मामले में, आप कह लीजिए, या एयरक्राफ्ट कैरियर तो थे ही नहीं जर्मनी की नेवी के पास। उनके पास यू बोट्स थी बहुत सारी, बट वो जानते थे कि उनकी नेवी ब्रिटेन की नेवी से टक्कर नहीं ले सकती। परंतु जो फ्रांस की नेवी थी वो थी अच्छी, ब्रिटेन जितनी अच्छी नहीं थी, बट उनके पास भी बहुत सारी शिप्स थी। और अब एक बार जब फ्रांस ने सरेंडर कर दिया जर्मनी के सामने, तो अब ब्रिटेन को एक खतरा लगा कि भाई ये ब्रिटेन के पास ये शिप्स आ गई तो फिर ये यूज करेंगे इनकी शिप्स को। और सिर्फ ब्रिटेन पे हमला करने के लिए नहीं, देखिए ब्रिटेन अपने आप में उसमें बहुत ताकत नहीं थी, उनका जो सारा जो ताकत थी वो आती थी उनके एम्पायर से, स्पेशली इंडिया से। तो उनका जो रूट्स हैं, जो इंडिया तक पहुंचने के जो उनके सारे रूट्स हैं, वो उनको बरकरार रखने थे, सेव रखने थे। क्योंकि अगर इंडिया से मटेरियल नहीं आ रहा है, वहां से मैन नहीं आ रहे हैं, उनकी हेल्प करने के लिए फौजी नहीं आ रहे हैं, तो ब्रिटिश अंपायर अपने आप को सस्टेन बहुत समय तक कर ही नहीं सकता था। तो अपने अंपायर की रक्षा करना मतलब अपने सारे रूट्स की रक्षा करना, जो उनकी कॉलोनीज हैं उनकी रक्षा करना। तो जब ऐसा लगा ब्रिटेन को कि यार ये तो फ्रेंच शिप्स इनके हाथ में आ जाएंगी, तो उन्होंने फ्रांस के लोगों को ये अल्टीमेटम दिया कि जो तुम्हारी जो अफ्रीकन पोर्ट्स हैं, जो वहां पे जो फ्रांस की जो कॉलोनीज थी अफ्रीका में, वहां जो उनके पोर्ट्स थे, वहां पे जो फ्रेंच शिप्स हैं, ब्रिटेन ने कहा कि या तो उन शिप्स को आप भेज दो ब्रिटेन हमारे पास, और हम उन शिप्स को यूज करेंगे जर्मनी से लड़ाई कंटिन्यू करने के लिए। आपने सरेंडर कर दिया है बट हम यूज करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप उन शिप्स को डुबा दो, स्कटल कर दो जर्मन हाथ में पहुंचने से पहले, या तीसरा उनको डीआर्म कर दो, मतलब उसमें से सारे उनको सारा उसको इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दो कि वो जर्मनी के काम की ना रहे। ये उन्होंने कंडीशंस दी फ्रेंच नेवी को। अब जो अफ्रीकन पोर्ट में जो फ्रेंच नेवी की कुछ शिप्स थी वहां उनका जो एडमिरल था, उनका जो मेन ऑफिसर था, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी यार। उसको बोला यार तुम कैसे बता रहे हो हम लोग को, हमने सरेंडर किया है, हमारी बात है, मेरी और हमारी और जर्मनी की, तुम कहां से बीच में आके बता रहे हो कि हमको अपनी रेंज में क्या करना चाहिए। बट ये अब फ्रेंच एडमिरल जो है उसकी बात सही लगती है उसको अपने लिए, क्योंकि वो अपने देश की सोच रहा है, उसका भी कुछ गर्व है। बट ब्रिटिश नेवी के लिए खतरा था फ्रेंच नेवी, क्योंकि अगर वो शिप पड़ गई जर्मनी के हाथ में तो वो यूज करेंगे, और फिर जर्मनी की नेवी जो है, फिर फ्रेंच नेवी और फिर इटालियन नेवी, ये मिलके मेडिटेरेनियन में जो चैलेंज करती ब्रिटिश नेवी को, वो बहुत खतरे वाली बात हो जाती। इसलिए वो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो चर्चिल ने बोला कि हम ऑपरेशन कैटापुल्ट एक इनिशिएट करेंगे, जिसमें हमको ये फ्रेंच शिप्स जो हमारे लिए खतरा है, उनको या तो डिस्ट्रॉय करवाना है, या तो उनको हमारे पास अपने पास लेके आना है, सरेंडर करवाना है। और इस वजह से ये हुआ कि भाई यहां से कुछ HMS आर्क रॉयल और HMS हुड, जो इतनी इंपॉर्टेंट शिप्स थी इनकी ब्रिटिश नेवी की, ये पहुंची वहां पे, और इन्होंने उनको लास्ट ऑर्डर दिया अल्टीमेटम कि भाई हम तुम्हारे पे अटैक कर देंगे अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो। और फ्रेंच जो एडमिरल था उसने बोला भाई मैं सरेंडर तो नहीं करूंगा अपनी शिप्स ब्रिटेन के लोगों को। अब यार ब्रिटेन और फ्रांस के लोग अभी भी इन्होंने साथ में लड़ाई कर रहे थे 1-2 हफ्ते पहले तक। डंकर्क के इवैक्यूएशन में इसमें से कितने फ्रेंच सेलर्स ने हेल्प की थी वहां से इवैक्यूएट करवाने के लिए, और वो ब्रिटिश लोग कह रहे थे कि इन्हीं पे हमला कर देंगे,
क्योंकि उनको अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो नहीं माने दोनों साइड्स और ब्रिटिश शिप्स ने कर दिया फायर फ्रेंच शिप्स के ऊपर, वो शिप्स जिनके साथ वो अभी 2 हफ्ते पहले तक लड़ रहे थे। तो भाई जब आपसी फायरिंग हुई, अब देखिए ब्रिटिश शिप जो थी वो तो ओपन वाटर में थी, तो वो फायरिंग करने के लिए ना, होता क्या है कि जब आप एनिमी शिप से फायर करते हो तो आपकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप फायरिंग पोजीशन में अच्छे से पहुंच पा रहे हो कि नहीं। एक जगह खड़ो के फायर कर रहे हो, आप जरा हिल नहीं पा रहे हो, तो आप आसानी से टारगेट बन सकते हो। ये फायदा था ब्रिटिश लोगों का और यही नुकसान था फ्रेंच शिप्स का। वो पोर्ट में थी, हार्बर में थी वो लोग, तो उनके लिए उतना मूवमेंट नहीं था पॉसिबल, बट अब ब्रिटिश शिप्स आसानी से ना मूव कर करके उन्होंने अच्छा खासा डैमेज किया। कुछ शिप्स को उन्होंने डुबा भी दिया वहां पे, फ्रेंच शिप्स को। और एक शिप थी फ्रेंच शिप, उसका नाम याद नहीं आ रहा, डन करके ऐसा कुछ नाम है उस शिप का, उस शिप को उन्होंने बुरी तरह डैमेज कर दिया था। और इस पूरी फायरिंग इस सब में काफी लोग मर गए थे, फ्रेंच सेलर्स वहां पे उनकी उनकी मौत हो गई थी। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि देखिए ऐसे फ्रेंच सेलर्स जिन्होंने डनकर्क के इवैक्यूएशन में मदद की थी, वो लोग भी मारे गए थे, कुछ ऐसे लोग भी। अल्टीमेटली बहुत सारी शिप्स तो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, बट ब्रिटिश लोगों ने कुछ एक शिप्स डिस्ट्रॉय कर दी फ्रांस की। और फिर अल्टीमेटली जर्मनी जब वो शिप्स को लेने के लिए आई, तो भी जर्मनी तो फ्रांस ने अपनी शिप्स को खुद ही बहुत तरह से मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो अल्टीमेटली जर्मनी के काम वो शिप्स आई नहीं। और जो ऑपरेशन कैटपुल्ट का सक्सेस आप कह सकते हो कि सक्सेस था, क्योंकि जो उनका मकसद था कि वो शिप्स यूज ना हो पाए, उनको खतरा पैदा करने के लिए, वही हुआ। वो शिप्स चैलेंज नहीं कर पाई ब्रिटिश नेवी को। बट ये एक बहुत काला धब्बा, काला एपिसोड माना जाता है ब्रिटिश और फ्रेंच रिलेशंस के बीच में, क्योंकि ये वो दो कंट्रीज थे जो हमेशा से एलाइज रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और अल्टीमेटली इन्होंने आपस में लड़ाई कर ली क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने इन पे फायर कर दिया था। तो इस इंसिडेंट का इतना रिस्पॉन्स आया था फ्रांस में कि लोग तो कह रहे थे कि चलो हम जर्मनी से मिल जाते हैं, जर्मनी से हम लोग मिल जाते हैं और हम अब ब्रिटेन पे हमला करेंगे। ये तक इमोशन उसमें पैदा होने लग गया था। और देखिए अगर आप सोच के देखो ना, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ ये चीज कि ना, हमेशा जब भी आप किसी हिस्ट्री के इवेंट के बारे में सोचते हैं तो हमेशा खुद को वहां रख के देखो। दूसरे पे जजमेंट पास करना ना बहुत आसान होता है कि अरे वो ऐसे कैसे करते थे यार, वो ये कैसे। बट आप इमेजिन करो कि अगर आप वहां पे होते, आप फ्रांस में होते और आप देखते कि आपके देश की शिप्स को इस तरह से कोई दोबारा, आपके लोगों को, आपके फौजियों को उन्होंने मार दिया, तो क्या आपको लगेगा कि आप जर्मनी के साथ मिलकर ब्रिटेन पे हमला करो? और इसी को दूसरी तरफ से सोच के देखो, पर्सपेक्टिव चेंज करो। अगर आप ब्रिटेन में होते, अगर आप ब्रिटिश नागरिक होते, तो क्या आपको लगता नहीं ऐसा कि यार मेरा देश खतरे में है और ये शिप, इनको मेरे साथ देना चाहिए, मैं इनको ऑफर दिया है फ्रेंच के लोगों को, फ्रांस के लोगों को कि हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ लड़ो, या अपनी शिप्स हमको दे दो, और ये नहीं दे रहे हैं और यही शिप्स मेरे खिलाफ यूज होंगी। तो क्या अपने देश को प्रिजर्व करने के लिए क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं उस रिस्क को मैं खत्म कर दूं, उस डेंजर को मैं डिस्ट्रॉय कर दूं? लगता तो है कि सही है। तो मैं हमेशा ही कहता हूं और मैं हमेशा कहता रहूंगा कि कभी भी जब भी आप कोई भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो एक नजर से ना देखें उसको, हर नजर से सोच के देखें, तो आपको ना पता चलता है कि कोई भी चीज सही गलत इतनी आसानी से आप नहीं कर सकते। ब्लैक एंड व्हाइट चीजें नहीं होती हैं। जब उनकी नजर में घुस के देखते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा हाँ, वो बात भी तो सही थी यार, उनकी जगह पे वो बात भी सही थी। आप बस देख सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था तो इसका ये रिजल्ट निकला, बट सही गलत क्या था मैंने एक वीडियो में बताया ही है ऑलरेडी कि सही क्या है सच। सच के अपने अपने वर्जन होते हैं। आप ब्रिटिश लोगों से सुनो तो उनको लगा कि हमने अपनी रक्षा की, हम अपनी रक्षा हमेशा करेंगे, कंट्री कम्स फर्स्ट, हमारा देश सबसे महान है, सर्वोपरि है, उनको वो सही लगेगा। और फ्रेंच लोगों को लगेगा कि भाई इन्होंने हमारी शिप पे हमला किया, हम तो बदला लेंगे, हमारा कंट्री बेस्ट है, कंट्री कम्स फर्स्ट, सब अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं। तो सही गलत कहना इसलिए बहुत मुश्किल होता है। और ऑपरेशन कैटपल्ट एक ऐसा एग्जाम्पल है कि कैसे बेस्ट फ्रेंड्स भी, जय और वीरू भी आपस में दुश्मन बन सकते हैं। और अगर मौका पड़ा तो हर इंसान, हर देश अपने बारे में ही सोचता है, और शायद से ये चीज गलत भी नहीं है।